हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में रिफ्लेक्शन थ्रू स्मूथ सरफेसेस समझने की कोशिश करेंगे। और हमको मालूम है कि रिफ्लेक्शन के केस में दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए ये प्लेन मिरर हम लोगों ने कंसीडर करना है, और जिसमें कि इधर वाला साइड स्मूथ पार्ट है, स्मूथ सरफेस है, और इधर वाला पार्ट पॉलिश्ड सरफेस है। और रिफ्लेक्शन हमेशा स्मूथ सरफेस की तरफ से ही होगा। ठीक है, तो अब हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट या लाइट सोर्स कंसीडर करेंगे, जिसको कि एस से यहां पे डिनोट किया गया है। और इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे एस बी या इंसिडेंट रे एस बी बी पॉइंट पे मिरर पे इंसिडेंट होगी, जो कि फर्दर रिफ्लेक्ट होकर के बीसी के अलोंग चली जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बी पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे प्लेन मिरर पे। एक नॉर्मल बीडी ड्रॉ कर देंगे सच दैट ये बीडी लाइन इससे प्लेन मिरर से 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हमको मालूम है कि ये जो इंसिडेंट लाइट ये एंगल बना रही है आई नॉर्मल से, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और रिफ्लेक्टेड लाइट या रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बना रही है नॉर्मल से आर, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। और तो हमको फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये मालूम है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ये पहला लॉ हो गया। और दूसरा लॉ ये कहता है कि ये तीनों रेज, मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये तीनों ही एक ही प्लेन पर लाई करेंगे, सिंगल प्लेन पे लाई करेंगे ये तीनों। ठीक है, तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ करता था, जो हम लोगों ने पहले समझा और अभी भी होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इस ऑब्जेक्ट एस का इमेज फॉर्मेशन कैसे हो सकता है। तो हमको यह समझना पड़ेगा कि इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम दो रेज की जरूरत पड़ेगी, मतलब दो इंसिडेंट रेज और दो रिफ्लेक्टेड रे। तो एक इंसिडेंट रे ये हो गई एस बी, जो कि बीसी पे रिफ्लेक्ट हो गई। और दूसरी इंसिडेंट रे हम कंसीडर करेंगे एस ए, ये इंसिडेंट रे कंसीडर करेंगे जो कि मिरर पर 90 डिग्री पर इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, मिरर पे जब 90 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है तो इसका मतलब ये ऐसे लाइन जो हो गई खुद नॉर्मल हो गई इंसिडेंट रे के लिए। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो गया। और फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हमें मालूम है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। तो इस केस में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा। तो इस केस में रिफ्लेक्टेड रे उसी पाथ को रिट्रेस कर लेगी, मतलब जो रिफ्लेक्टेड रे इस केस में होगी वो ए एस होगी। इंसिडेंट रे एस ए थी और रिफ्लेक्टेड रे ए एस होगी। ठीक है, तो अब हमारे पास दो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, एक ए एस है और एक बी सी है। अगर ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली में कहीं पर मीट कर रही होती, जो कि इस केस में नहीं कर रही हैं, तो इस ऑब्जेक्ट एस का रियल इमेज फॉर्मेशन हुआ होता। लेकिन इस केस में चूंकि एक्चुअली नहीं मीट कर रही हैं, और ये मीट कैसे करेंगे रिफ्लेक्टेड रे इस केस में, इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को हम पीछे बढ़ा देंगे। जब हम पीछे बढ़ाएंगे ए एस रे को और बी सी रिफ्लेक्टेड रे को, तो ये दोनों आई पर आकर कोइंसाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे जिस जगह पे कोइंसाइड होते हैं वही इमेज होता है ऑब्जेक्ट का। तो इस केस में आई जो हो गया, ये जो आई हो गया वो एस का, ऑब्जेक्ट एस का इमेज होगा। ओके, और चूंकि ये रिफ्लेक्टेड, हमें इस केस में ऐसा महसूस हो रहा है कि इस पॉइंट आई से रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्ज हो रही हैं, निकलती हुई प्रतीत होंगी। ये रिफ्लेक्टेड रेज आई से डाइवर्ज होती हुई प्रतीत हो रही हैं, इसलिए ये जो आई होगा इस ऑब्जेक्ट एस का वर्चुअल इमेज होगा। ठीक है, अब इस इमेज की, इस आई इमेज की लोकेशन देखने की कोशिश करेंगे कि कहां पे बनेगा। तो हम देखेंगे कि इसको शो करने के लिए हमें दो ट्रायंगल्स कंसीडर करेंगे, एक ट्रायंगल एस ए बी और एक एंगल आई ए बी। मतलब ये ट्रायंगल, अब हमें ज्योमेट्रिकल कारीगरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ट्रायंगल एस ए बी और ट्रायंगल आई ए बी, इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर हम देखेंगे तो ये जो एंगल एस है, ये एंगल एस है
वो एंगल ऑफ इंसिडेंस का अल्टरनेट एंगल है, इसलिए ये भी आई होगा। अल्टरनेट एंगल आपस में बराबर होते हैं। और ये जो दूसरा ट्रायंगल आईएबी है, उसका ये आई एंगल है, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ये एंगल भी आर के बराबर होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। और हमको मालूम है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर है, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो हम देखेंगे इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल एस इज इक्वल टू एंगल आई हो जाएगा। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि इन दोनों ट्रायंगल्स में बी ए साइड कॉमन है। ठीक है, और जो तीसरी कंडीशन आती है वो ये है कि इन दोनों ट्रायंगल्स की मतलब ट्रायंगल एस ए बी की ए एस साइड और ट्रायंगल आई ए बी की आई ए साइड, ये दोनों एक ही लाइन पे लाई कर रही हैं। तो ये ट्रायंगल अगर इन तीन कंडीशंस को फॉलो करता है तो हमें मालूम है कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, और जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि एस ए मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में बराबर होंगी। एस ए इज इक्वल टू आई ए होगा। कॉन्ग्रुएंसी के केस में ये होता है, हमको पहले से मालूम है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इमेज होगी इस केस में, हालांकि वर्चुअल इमेज बन रही है, लेकिन वो मिरर से उतनी ही दूरी पे बनेगी जितनी दूरी पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ओके, चलिए अब हम आगे चलते हैं और प्लेन से स्फेरिकल सरफेसेस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, स्फेरिकल सरफेसेस या फिर हम देखेंगे कि कर्व्ड सरफेसेस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, और समझने की कोशिश करेंगे कर्व सरफेसेस पे या स्फेरिकल सरफेसेस पे रिफ्लेक्शन कैसे होगा, रिफ्लेक्शन को किस तरीके से समझ सकते हैं। तो हमें ये जानना होगा कि रिफ्लेक्शन एक ही लॉ के थ्रू फॉलो होता है, वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो अभी हम लोगों ने पहले देखा है। फिर वो चाहे प्लेन सरफेस हो चाहे कर्व सरफेस हो। तो अभी हम लोगों ने इस केस में एक स्फेरिकल मिरर कंसीडर किया है, एक ये स्फेरिकल मिरर कंसीडर किया है। ठीक है, जिसका इधर वाला पार्ट स्मूथ पार्ट है और इधर वाला पार्ट पॉलिश्ड पार्ट है। अब इस स्फेरिकल मिरर पे सपोज एक ये इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रे ए बी गिर रही है, इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट हुई और यहां से बीसी के अलोंग रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो पॉइंट बी है, इस जगह पे हमें अब नॉर्मल की जरूरत पड़ेगी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, बी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे इस स्फेरिकल मिरर पे, और इस टेंजेंट के 90 डिग्री पे, इस टेंजेंट के 90 डिग्री पे एक लाइन हम बीडी ड्रॉ करेंगे, सच दैट ये जो बीडी होगा विल एक्ट एज नॉर्मल फॉर these incident and reflected rays। ठीक है, और ये BD जो है बी पॉइंट पे टेंजेंट पे 90 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये BD टेंजेंट पे नॉर्मल है या 90 डिग्री बना रहा है, तो इस BD लाइन को अगर हम पीछे की ओर इंटरसेक्ट करेंगे तो ये लाइन इस स्फेरिकल मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके पास करेगी, ये हमको मालूम है। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इस केस में भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी इस केस में फॉलो होगा, वो होगा कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। ओके, अब इस रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस को हम आगे और ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे। तो उस प्रोसेस में हम एक ये कॉन्केव मिरर कंसीडर कर रहे हैं, जिसका इधर वाला पार्ट स्मूथ पार्ट है और इधर वाला पार्ट पॉलिश्ड पार्ट है। ठीक है, ये कॉन्केव मिरर हम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे चूंकि ये स्फेरिकल मिरर है, इसलिए इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा। तो यहां पर सी पॉइंट इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है।
ठीक है, सच दैट सी पॉइंट से कोई भी लाइन मिरर पे अगर हम ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा उस पॉइंट पे 90 डिग्री पर होगी, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था पिछले वाले स्लाइड में। मतलब कि और इसके लिए ये पॉइंट भी यहां पर हमने लिख रखा है। मतलब ये हुआ कि जो ये सी ए लाइन है वो इस मिरर के ए पॉइंट पे 90 डिग्री पे होगा। और हमें मालूम है कि ये जितनी सी पॉइंट से लाइन मिरर पे खींची जाएंगी सभी रेडियस होंगी। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं और हम देखेंगे कि एक इस केस में एक ऑब्जेक्ट ओ कंसीडर करेंगे। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और अब हम देखेंगे कि इसकी इमेज का फॉर्मेशन कैसे हो सकता है। तो हमें मालूम है कि इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम 2 रेज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो एक रे हम लेंगे, एक इंसिडेंट रे हम लेंगे ओ ए, जो कि नॉर्मल सी ए से थीटा एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही है। तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी ए आई के अलोंग, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से थीटा के बराबर होगा, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा के बराबर होगा क्योंकि इस केस में भी हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हैं, ठीक है। और दूसरी रे लेंगे हम ओ सी आई पी, एक ये इंसिडेंट लाइट लेंगे, एक ये इंसिडेंट रे लेंगे ओ सी आई पी या ओ सी पी। अब चूंकि ये इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके पास कर रही है तो ये पोल पे गिरेगी, पोल पे इंसिडेंट होगी, और चूंकि ये 90 डिग्री होगी पोल पे तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा। तो ये जो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो वापस उसी पाथ को रिट्रेस कर लेगी। तो अब इस केस में हम देख रहे हैं कि 2 रिफ्लेक्टेड रेज हमें मिल रही हैं, एक ए आई है और दूसरी पी आई है, और दोनों आपस में आई पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो दिस आई विल बी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ओ, ठीक है। और यूजुअली हम ऑब्जेक्ट की पोल से डिस्टेंस को u से डिनोट करते हैं, इमेज की पोल से डिस्टेंस को v से डिनोट करते हैं, ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर की पोल से डिस्टेंस को कैपिटल R से डिनोट करते हैं। ओके, अब हम कुछ एक पॉइंट्स और इसमें समझने की कोशिश करते हैं जो कि पहले भी हमने डिस्कस किया था कि इंसिडेंट लाइट्स जहां पर या इंसिडेंट रेज जहां पर आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, दैट पॉइंट विल बी द ऑब्जेक्ट या पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम देखेंगे इस केस में कि एक इंसिडेंट लाइट हमने या इंसिडेंट रे ओ ए कंसीडर किया था और एक इंसिडेंट रे ओ सी आई पी कंसीडर किया था। तो ये दोनों इंसिडेंट रे पीछे की ओर बढ़ाने पे ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ओ विल बी द ऑब्जेक्ट इन कंसिडरेशन, ठीक है। और जैसा कि पहले अभी हमने डिस्कस किया था कि रिफ्लेक्टेड रेज जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट इमेज होता है, ठीक है। तो यहां देखेंगे कि इस केस में एक रिफ्लेक्टेड रे ए आई है और दूसरी रिफ्लेक्टेड रे पी आई है। तो यहां पर आई, ये दोनों रेज जो है आई पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो आई जो होगा विल बी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इन कंसिडरेशन। और चूंकि दोनों रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इस केस में जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा। इस केस में जो इमेज होगी वो रियल होगी, ठीक है। और अगला पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एनालिसिस के समय हम पैरेक्सियल स्फेरिकल मिरर्स के एनालिसिस के लिए हम पैरेक्सियल रेज को कंसीडर करते हैं। पैरेक्सियल रेज का मतलब क्या हुआ? पैरेक्सियल रेज का मतलब ये हुआ कि ये जो स्फेरिकल मिरर्स हैं, सबसे पहले तो इनकी साइज को हम बहुत छोटा कंसीडर करते हैं, या फिर कह लें इस साइज को हम एक और नाम देते हैं जिसका नाम है एपर्चर। एपर्चर, ठीक है। तो एपर्चर ऑफ द मिरर जो होता है, मतलब साइज जो मिरर का होगा स्फेरिकल मिरर का, बहुत छोटा कंसीडर करते हैं।
जब बहुत छोटा कंसीडर करते हैं तो ये जो एंगल्स इंसिडेंट रेज या रिफ्लेक्टेड रेज यहां पर बनाती हैं, मतलब ये थीटा हुआ, यहाँ पे ये अल्फा है, बीटा है, गामा है, ये एंगल्स बहुत छोटे हो जाते हैं। ठीक है, तो जब छोटे होंगे तो उस केस में साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, थीटा एक एग्जाम्पल है, कोई भी एंगल हो सकता है, अल्फा बीटा गामा कोई भी एंगल हो सकता है। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि tan theta is approximately equal to sin theta is approximately equal to theta। ठीक है, ये हम कंसीडर करते हैं और इसको हम एजम्पशन भी मान सकते हैं कि स्फेरिकल मिरर्स के एनालिसिस के लिए हम पैरेक्सियल रेस का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब चलिए आगे चलते हैं और फोकल पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं, जो कि यहाँ पे इस स्लाइड में यहाँ पे पीएफ से शो किया गया है। तो हम समझते हैं कि ये फोकल पॉइंट या फोकल लेंथ क्या चीज होती है। तो इस फिगर में हम देखेंगे अगेन एक कॉन्केव मिरर इस्तेमाल किया गया है। तो क्योंकि पैरेक्सियल रेज का इस्तेमाल करते हैं तो हम ये मान सकते हैं कि ऑब्जेक्ट से, ये तो हमारी मर्जी है, हम मान सकते हैं कि ऑब्जेक्ट से जितनी भी रेज मिरर पर इंसिडेंट हो रही हैं सारी ही पैरेलल रेज हैं। ठीक है, और या फिर कह लें सारी पैरेलल रेज हैं या सारी ही पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। यहां पे देखिए ये CFP प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, और या फिर दूसरी तरीके से भी कह सकते हैं कि ये सारी ही रेज इंफिनिटी से आ रही हैं और मिरर पे इंसिडेंट हो रही हैं। ठीक है, तो जब ये सारी पैरेलल रेज, एक ये रे, एक ये रे, एक ये रे, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग है, ये ऑप्टिकल एक्सिस के अलोंग है, फिर ये रे, जब ये पैरेलल रेज मिरर पर इंसिडेंट होती हैं तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो करीब करीब एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं प्रिंसिपल एक्सिस पर। ठीक है, और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को फोकल पॉइंट ऑफ द मिरर कहते हैं और इसको ज्यादातर हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो नटशेल में अगर मिरर पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कुछ रेज इंसिडेंट हो रही हैं तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी और वो पॉइंट जो होता है वो फोकल पॉइंट ऑफ द मिरर होता है। ठीक है, ये तो कॉन्केव मिरर के केस में हो गया जहां पे एक्चुअली रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट कर रही हैं। कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये देखिए कॉन्वेक्स मिरर है, ये वाला कॉन्वेक्स मिरर है जिसका इधर वाला पार्ट स्मूथ पार्ट है और इधर वाला पार्ट पॉलिश्ड पार्ट है। ये सारी पैरेलल रेज इंसिडेंट हो रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग एक रे इंसिडेंट हो रही है, ये सारी पैरेलल रेज इंसिडेंट हो रही हैं। ठीक है, तो आफ्टर द, अब चूंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है, स्मूथ साइड कॉन्वेक्स पार्ट है। ठीक है, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, डाइवर्ज होती हुई लगेंगी यहां से आफ्टर द रिफ्लेक्शन, और जब ये डाइवर्ज होती हुई लगेंगी तो ये एक्चुअली में मीट नहीं करेंगी। तब हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें मिलाने के लिए इन रेज को पीछे की ओर हमें बढ़ाना पड़ेगा। इन सारे पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे की ओर बढ़ाएंगे। तो पीछे की ओर जब हम बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे ये सारी रेज, रिफ्लेक्टेड रेज पीछे की ओर प्रिंसिपल एक्सिस पे एक करीब करीब एक पॉइंट पे इंसिडेंट होती हुई दिखेंगी, कोइंसिडेंट होती हुई दिखेंगी। तो इस केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में, ये जो पॉइंट होगा विल बी द फोकल पॉइंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर होगा और इसको भी हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं। अच्छा, चूंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा वो पीछे की ओर होगा, मतलब पॉलिश्ड पार्ट की तरफ होगा। ओके, तो ये, अच्छा, इस केस में चूंकि रिफ्लेक्टेड रेज आपस में एक्चुअली में मीट नहीं कर रही हैं, रिफ्लेक्टेड रेज उनको पीछे बढ़ाने पे ही हमें उनका इंटरसेक्शन मिल रहा है F पॉइंट पे, तो हमें ऐसा लगेगा कि ये जो सारी रिफ्लेक्टेड रेज हैं F पॉइंट से डाइवर्ज हो रही हैं, निकलती हुई प्रतीत होंगी हमें।
ठीक है। तो इस केस में जो ये फोकल पॉइंट होता है कॉन्वेक्स मिरर का, वो वर्चुअल फोकल पॉइंट होता है। ओके, तो उम्मीद है कि ये रिफ्लेक्शन का के बेसिक्स आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया है तो इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।